एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम जितने भी जो पढ़े संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जितने भी ये सब पद के भेद थे। पद के टोटल 5 भेद में से लास्ट वाला जो भेद है अव्यय, ये हमारा बच गया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो अव्यय है ये क्या होता है, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये जिसके रूप में कोई बदलाव नहीं आता है। लिंग के कारण हो गया, वचन के कारण हो गया या कारक के कारण। लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, वचन में एक वचन या आपका बहुवचन हो गया, कारक में जितने जो कर्ता नहीं कर्मों को ये सब है, ये कारक के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो लिंग, वचन या कारक के आधार पर अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो शब्द में कोई किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं आती है, तो इसी को अव्यय कहा जाता है। या अगर इसको देखा जाएगा शॉर्ट में, तो अव्यय जो होता है वो अव्यय शब्द हर एक कंडीशन में, हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। मतलब उनका जो रूप है, मूल रूप मतलब जो रूप उसका स्टार्टिंग से है वही रूप लास्ट तक भी रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो होता है ये अव्यय कहलाता है। याद रखिएगा अव्यय जो होता है ये अविकारी होता है। अव्यय और जो एक क्रिया विशेषण होता है ये दोनों अविकारी होता है। आगे जब मैं आप लोगों को शब्द का भेद बताऊंगी तो उसके अंतर्गत आप लोगों को विकारी और अविकारी भी पढ़ाऊंगी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो उसमें हम देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अव्यय होता है ये अविकारी शब्द होता है, और अव्यय से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही बनता है कि अव्यय विकारी है या अविकारी है। तो अव्यय क्या है, अविकारी शब्द होता है। क्लियर है। इसके आगे अगर रेयर चांस पूछ दिया तो मैं इसके आगे का ये बताई हुई हूँ। इसका जो भेद होता है 4 में, इसको हम आगे और डील नहीं करेंगे क्योंकि इससे आज तक क्वेश्चन पूछा भी नहीं है और आगे से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। जितना जो मैंने बताया है कि अव्यय विकारी है कि अविकारी, इसी से क्वेश्चन बनता है, इसके बाद अव्यय से और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखिए ये अव्यय क्या है, हम देख लिए। इन्हीं शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जो अव्यय है ये अविकारी होते हैं। देखते हैं कि अव्यय क्या क्या होता है। आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, क्यों, इसलिए, इसलिए, अतः, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहां, यहाँ, बल्कि, अतएव, कल, धीरे, क्योंकि इत्यादि जो है ये सब अव्यय होते हैं। क्लियर है। मतलब कि ये जितने जो शब्द है, जैसे आज है, कल है, इधर उधर, ये सब इन पे लिंग, वचन या कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ये मैं आपको आगे एग्जांपल देकर बताऊंगी कि कैसे इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अव्यय है इसके भेद देखते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंधवाचक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और लास्ट होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत जो क्रिया विशेषण अव्यय है, ये संबंधवाचक है, ये जो समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इसका हम डील नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो उसको आगे हमको डील करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही हमको पढ़ना है। क्लियर है। ये बस क्वेश्चन याद रखिएगा इसमें कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये जो 4 भेद हैं ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हूँ। जैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, देखिए ये जो यहाँ है मैंने आपको कोई जगह लिखाया होगा, ये यहाँ क्या है, अव्यय है। जितने मैंने बताया इसमें क्या है, अव्यय है। जरूरी नहीं है कि इतने ही है, इसके अलावा भी होंगे और भी हो सकते हैं। बस आपको सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस बना के देखना है कि लिंग के आधार पर जो अव्यय है उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कारक के आधार पर उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो वचन है इसके आधार पर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए तुम यहाँ क्या कर रही हो, देखिए तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो देखिए यहाँ पे चेंजेस किसमें हो रहा है, रही हो मतलब क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग को इंगित कर रहा है। क्लियर है। ये सिर्फ इसी को ही लेकर के सेकंड एग्जांपल भी मैं बताऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो देखिए ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग और ये क्या है, रहे हो मतलब एक पुल्लिंग हो गया। ये अगर वचन में बोला जाएगा तो
कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये स्त्रीलिंग है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर इसको हम देख ले तो ये पुल्लिंग के अंदर का स्थान है। तो देखिए लिंग में चेंज हो गया, रहा कर रही है, रही कर रहे हो गया। लेकिन यहाँ और यहाँ देखिए ये इस यहाँ में किसी प्रकार का कोई चेंजेस आया है क्या, नहीं आया है। यही बोला गया है इसमें अव्यय में कि चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे वचन के आधार पर हो या कारक के आधार पर हो, इसमें जो अव्यय इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका मूल रूप यहाँ है, इस ये वाले जो सेंटेंस सेकंड नंबर वाले में भी वो अपने मूल रूप में ही रहा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कल वह जाएगा। और इसी से लेके मैंने ये जो नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ नंबर का भी बनाया है, कल वह जाएगी। तो देखिए जाएगा और जाएगी ये आपका पुल्लिंग हो जा रहा है और ये स्त्रीलिंग को इंगित कर रहा है, लेकिन कल और जो वह है वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कल भी यहाँ पे भी सेंटेंस में कल भी रहेगा, वह में भी यहाँ पे भी रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वो चीजें चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये क्या रहेगा, अव्यय रहेगा। सेम थिंग यहाँ पे, मैं गया परंतु सभी जा चुके थे। देखिए ये जो परंतु है यहाँ पे देखिएगा, मैंने परंतु बताया हुआ है, ये परंतु क्या है, अव्यय है। क्लियर है, तो देखिए इसमें सेंटेंस में मैं गया परंतु सभी जा चुके थे, मैं गई परंतु वह जा चुका था। यहाँ पे सभी जा चुके थे मतलब ये बहुवचन के बारे में बात किया जा रहा है, वह जा चुका था मतलब एक वचन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें चाहे बहुवचन हो या चाहे एक वचन हो, क्लियर है, तो इसके आधार पर ये जो अव्यय है, जो परंतु अव्यय है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। क्लियर है ये, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय क्या होता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अव्यय से इतने ऐसे डिग्री क्वेश्चन नहीं आते हैं, अव्यय से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि यह अविकारी होता है या विकारी होता है। तो याद रखिएगा अव्यय और क्रिया विशेषण ये दो चीजें ऐसे हैं जो अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता है या जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अव्यय का मतलब भी वही होता है जिसका कोई व्यय नहीं होता है। क्लियर है, अव्यय अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय नहीं होता है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है, वो अपने मूल रूप में जैसे का वैसा ही बना रहता है, वही अव्यय कहलाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो हमारा पद का जो भेद था, पद और उसके भेद पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। देखिए मैंने आपको पद के भेद के अंदर क्रिया बताया हुआ है, तो इसी क्रिया को लेते हुए मैं आपको आगे क्रिया विशेषण बता देती हूँ, क्योंकि क्रिया भी आपको पता है, विशेषण भी पता है, तो क्रिया और विशेषण दोनों को मिलाकर कहलाता है क्रिया विशेषण, मतलब कि क्रिया की जो विशेषता बतलाता है। तो ये क्रिया विशेषण से क्वेश्चन बनता है जिसको हम आगे देख लेते हैं। क्लियर है, ये यहाँ पे हमारा अव्यय समाप्त होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण नाम से स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहा जाता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक आध एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आप लोग समझिएगा। दो एग्जाम्पल दूंगी, दोनों में आप लोगों को देखना है। देखिए राम दौड़ता है, ठीक है, राम तेज दौड़ता है। एक यहाँ पे और एग्जाम्पल याद रखिएगा, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा राम दौड़ता है, यहाँ पे राम दौड़ता है, ये कैसा है, नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें राम की बस विशेषता बताई जा रही है कि राम जो है वो दौड़ता है, एक धावक है जो दौड़ता है। क्लियर है, अब सेकंड वाला जो है इसमें नया क्या ऐड हो गया, तेज, तेज ऐड हो गया। ठीक,
राम दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो देखिए, चूंकि यहाँ पे दौड़ना एक क्रिया होता है, अब दौड़ रहा है ठीक है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज। हो सकता है कोई स्पीड दौड़ते हैं, कोई थोड़ा स्लो, कोई उससे भी स्लो, है ना। तो यहाँ पे जो राम दौड़ रहा है वो कैसे दौड़ रहा है? बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो ये जो है राम के दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो तेज है ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। चूंकि ये जो दौड़ना एक क्रिया होता है, अब इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो जो दौड़ रहा है वो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो तेज है ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि ये तेज दौड़ रहा है, इसीलिए ये तेज जो है क्रिया विशेषण कहलाएगा। यहाँ पे क्लियर है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मैंने इसमें नया, इसमें क्या देखिए, दौड़ने के बाद इसमें क्या ऐड हो गया? तेज। अब इसमें नया क्या ऐड हो रहा है? बहुत ऐड हो रहा है। क्लियर है। तो देखिए, राम तेज दौड़ता है, मतलब उसके दौड़ने की विशेषता कि वो तेज दौड़ता है, लेकिन राम बहुत तेज दौड़ता है, ये क्या कहलाएगा? याद रखिएगा, मैं इसको अलग से और नहीं पढ़ाऊंगी, इसको यहीं पे समझ लीजिएगा। ये प्रविशेषण कहलाता है। यहाँ पे ये बहुत है, ये प्रविशेषण कहलाएगा। मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो तेज है ये विशेषण हो गया। किसकी, कैसा विशेषण है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता। लेकिन तेज जो है, तेज में भी और बहुत तेज, थोड़ा तेज, तो ये बहुत तेज मतलब ये जो तेज है इसकी भी विशेषता बता रहे हैं, ये बहुत जो है वो, ठीक है। तो विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उसी को ही प्रविशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित वाक्य में किसमें प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि प्रविशेषण क्या होता है। तो मैं अलग से प्रविशेषण को और आपको नहीं बताऊंगी, ये एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसी को प्रविशेषण कहा जाता है। क्लियर है ये। देखिए, अब यहाँ पे ये जो हो गया मेरा जो समझाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सिर्फ क्रिया विशेषण को, कि क्रिया की जो विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो क्रिया विशेषण है इसके भेद देखते हैं। देखिए, जो क्रिया विशेषण होते हैं इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद? सबसे पहला होता है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है। सबसे पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है ये। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 जो है क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। जिसमें से पहला अगर देखा जाए कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का नाम से स्पष्ट होता है, काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो जिनमें समय का बोध होता है, ठीक है, उन वो वहां पे क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। याद रखिएगा, जिसमें क्रिया के होने की सूचना का बोध होता है, जिसमें क्रिया के होने की सूचना का बोध होता है उसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। समय का मतलब हो जाएगा, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे आज, आजकल, ठीक है।
या अभी, या इसमें और अगर एक आध एग्जाम्पल देखा जाएगा, कब, या हो जाएगा पश्चात। ये सब जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण में कैसे इसमें रहेगा, आजकल में अगर देखा जाएगा, जैसे आपको कहीं जाना है, सपोज के लिए कहीं जाना है, तो आप यही बोलोगे कि हमें आज ही जाना है या हमें कल ही जाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसा भी उस समय का एक बोध हो रहा है, मतलब किस प्रकार का समय कि आपको आज जाना है, आपको कल जाना है, ये एक समय का बोध हो रहा है। ये जैसा है कि हमें अभी जाना है, या हमें कब जाना है, या हमें 2 दिन पश्चात जाना है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, जिसमें समय का बोध होता है, इसी को ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में वही है जिसमें दिशा या फिर उसकी स्थिति का बोध होता है, जिसमें दिशा या उसकी जो स्थिति है इसका बोध होता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दिशा या स्थिति का बोध मतलब, जैसे अगर मैं एक आध एग्जाम्पल लूं, रानू ऊपर बैठी है। तो ये जो रानू ऊपर बैठी है कैसा है, उसका स्थितिवाचक होगा। स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है इसमें 2 चीज याद रखिएगा, एक तो दिशा के बारे में बताता है और एक स्थिति के बारे में बताता है। रानू ऊपर बैठी है, तो ये क्या है, उसकी स्थिति बता रहा है कि रानू ऊपर बैठी है या रानू नीचे बैठी है। क्लियर है? चाहे दाएं के बारे में बोले या बाएं के बारे में बोले। अगर सेम चीज अगर यहाँ पे ये रहता कि रानू पूर्व दिशा की ओर से आ रही है, या रानू पूर्व दिशा की ओर जा रही है, या उत्तर दिशा की ओर जा रही है। क्लियर है ये? तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, दिशा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में इनको ये बोल सकते हैं कि जहां पे क्रिया के होने के दिशा या स्थिति का बोध होता है, दिशा या स्थिति का जहां से बोध होता है उसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्लियर है ये? तो दिशावाचक जो है इसके अंतर्गत ये भी आ सकता है आमने सामने, या फिर बाहर अंदर, ये भी दिशावाचक के अंतर्गत शामिल होंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा या क्वांटिटी, मात्रा या क्वांटिटी। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, जिनमें अगर बोला जाएगा कि परिमाणवाचक क्या होता है, तो जिन विशेषणों में किसी भी चीज की मात्रा या क्वांटिटी का बोध होता है तो उसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अगर देखा जाएगा तो जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल बताया जाए, मैं बिल्कुल थक गया था। क्लियर है? इसका 2 एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आप लोगों को परिमाणवाचक के लिए। पहला एग्जाम्पल है, मैं थक गया था। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं बिल्कुल थक गया था। या इसी को भी और क्या बोल सकते हैं, मैं बहुत थक गया था। तो देखिए मैं थक गया था नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे थकना अलग बात है। इसमें ये बोला गया कि मैं बिल्कुल थक गया था, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि वह बहुत ज्यादा थक गए थे। तो इसमें आखिर आगे ना इसका परिमाण, इसकी जो मात्रा है या क्वांटिटी है, वो थका था, लेकिन कैसे थका था, बहुत ज्यादा ही थक गया था। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे इसमें अगर बोला जाएगा, देखिए लता बहुत अच्छा गाती है। तो देखिए लता गाती है, क्लियर है, लता अच्छा गाती है, ये भी ठीक है। अगर मैं इसमें बहुत को हटा दूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस बहुत को भूल जाऊं, तो सेंटेंस कैसा बन रहा है कि लता अच्छा गाती है। तो इसमें ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें क्वांटिटी या परिमाण वाली चीजें ही नहीं आ रही है। अब अगर इसमें ये कि लता बहुत अच्छा गाती है, तो इसमें है क्वांटिटी या मात्रा की लता जो गा रही है वो कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है।
जो अच्छा है वो कैसा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये शामिल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, अगर इसमें आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो क्रिया की जो स्थिति को प्रकट करता है, क्रिया की स्थिति को प्रकट करता है, प्रकट करता है। तो देखिए कैसे क्रिया की स्थिति को प्रकट करता है, जैसे अगर बोला जाएगा कि वह धीरे धीरे लिखता है, वह धीरे धीरे लिखता है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया अगर मैं पूछूं तो क्रिया कौन सा है, लिखना, लिखना क्रिया है, लेकिन वह कैसे लिखता है, स्लोली स्लोली लिखता है, वह धीरे धीरे लिखता है। तो यहाँ पे देखिए रीतिवाचक का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति को प्रकट करना, वह लिख तो रहा है लेकिन कैसा लिख रहा है, धीरे धीरे लिख रहा है। ठीक है। इसका और अगर आपको पहचान अगर बताऊं, जैसे धीरे धीरे हो गया, एक होगा वास्तव, एक होगा शायद। ठीक है। जैसे इसमें कि शायद वह कर पाए, तो वहां पे जो है उसकी स्थिति को ही बता रहे हैं कि वह कर पाएगा, लेकिन क्लियर नहीं है कि वो कर पाएगा, शायद वह कर पाएगा, है ना। तो ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। देखिए क्रिया विशेषण में इसका जो टाइप है, ये टाइप से क्वेश्चन उतना नहीं बनते हैं, डायरेक्टली इसमें आपको सेंटेंस बना के देगा कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण किसमें है बताइए। ठीक है। और अगर इसमें पूछेगा कि क्रिया विशेषण के जो भेद है वो कितने होते हैं, तो मैंने आपको इसके 4 भेद बता दिए हैं। और उससे और वो डीप जाएगा तो इतने ये यहीं तक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसके अलावा इसके और भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है ये अविकारी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अव्यय है और जो क्रिया विशेषण है ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों अविकारी होते हैं। जब शब्द पढ़ोगे तो उसमें एक बार और आप लोगों को बताऊंगी, तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं वो सारी समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी या कोई दिक्कत है या जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उसको बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।